अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मूवीज़ में बहुत मुबालगा आराई की जाती है। आपने बहुत सी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें शार्क बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, व्हेल मछली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और जहाज़ों को स्पाइडर क्रैब तबाह कर रहे होते हैं। क्या ये सिर्फ मूवीज़ की बात है? क्या इतने बड़े स्पाइडर क्रैब हो सकते हैं जो कि पूरे जहाज़ को तबाह कर दें? मैं ये तो नहीं जानता कि इतने बड़े स्पाइडर क्रैब हो सकते हैं जो जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को तबाह कर दें, लेकिन कुछ स्पाइडर क्रैब कश्तियों को ज़रूर तबाह कर चुके हैं। मैं आपको इसी किस्म के एक स्पाइडर क्रैब की तस्वीर यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ये एक नकली क्रैब की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक असली स्पाइडर क्रैब की तस्वीर है और इस किस्म के स्पाइडर क्रैब आपको मिलेंगे जापान के साहिलों पर। हम इन स्पाइडर क्रैब को पहले जाकर समंदरों के अंदर नहीं देख सके, लेकिन जो मर जाते थे वो कुछ साहिलों पर आ जाते थे और कुछ जिंदा को भी हमने पकड़ लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को एहसास होना शुरू हो गया कि इन स्पाइडर क्रैब का तो साइज बहुत बड़ा है। मैं आपको यहाँ पर कई तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आप इन स्पाइडर क्रैब्स को देख सकते हैं। लेकिन अभी हम स्पाइडर क्रैब से ही मुतासिर थे तो हमें पता चला कि जेलीफिश भी बहुत बड़ी हो सकती है। आपने जेलीफिश देखी ही होगी तस्वीरों में, जेलीफिश बहुत छोटी सी होती है और आप यहां पर देख सकते हैं जो जेलीफिश मैं आपको दिखा रहा हूं ये इंसान से भी बड़ी जेलीफिश है। जेलीफिश को छोड़िए, आप और फिश की बात कीजिए जिसे कई लोगों ने उठाया हुआ है, इससे भी बड़ी और फिश मौजूद है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इससे बड़ी और फिश भी हमें मिल चुकी है जिसको कई लोगों ने उठाया हुआ है। और फिश की तरफ से हम चलते हैं शार्क की तरफ, क्योंकि मैं आपको लेकर चल रहा हूं ग्रीनलैंड शार्क की तरफ, जो कि ना सिर्फ अपने साइज में बहुत बड़ी है आम शार्कों से, बल्कि 400 सालों से ज्यादा उसकी उम्र है। हम अब तक ये जानते थे कि वेल की एज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस शार्क की, जो कि साइज में बहुत बड़ी है, इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा है। और हम अपने आखिरी मेहमान खसूसी की तरफ चलते हैं जिसे जाइंट स्क्विड कहा जाता है। अगर आप स्क्विड से ना वाकिफ हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ऑक्टोपस भी स्क्विड फैमिली से ताल्लुक रखता है। इस स्क्विड के सामने बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं, बड़े बड़े लहरी नुमा हाथ होते हैं जिसके जरिए ये अपने शिकार को पकड़ता है और फिर उसे खा जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें हमें समंदर के एक ऐसे इलाके से मिल रही हैं जो कि बहुत गहरा है। कितना गहरा है? माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट की सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ जो एल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है, वो 8,848 मीटर है। लेकिन अगर हम मेरीना ट्रेंच की बात करें जो कि ज़मीन का सबसे गहरा इलाका है और हम ज़मीन के अंदर यानी समंदर के अंदर जा रहे हैं, तो वो 10,911 मीटर, यानी माउंट एवरेस्ट अगर 9,000 मीटर ऊंचाई रखता है तो ये 11,000 मीटर की डेप्थ रखता है। माउंट एवरेस्ट को अगर आप उल्टा करके भी इसके अंदर डालने की कोशिश करें तो फिर भी 2,000 मीटर का इलाका एल्टीट्यूड खाली रह जाएगा। और यही वो इलाका है जहां से हमें बड़े बड़े जानवर स्पीशीज नजर आती हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो जो हम समंदर के अंदर जाते हैं खुराक की कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है, क्योंकि समंदरों में खुराक होती है एल्गी प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स एक छोटे छोटे ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि प्लांट्स की तरह भी बिहेव करते हैं और एनिमल्स की तरह भी बिहेव करते हैं, और हमारी सी फूड का ज़्यादातर हिस्सा ये प्लैंक्टन्स ही बनाते हैं। अगर हम 400 मीटर से नीचे चले जाएं तो ना हमें एल्गी मिलती है और ना ही प्लैंक्टन्स मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के ज़्यादातर हिस्से फोटोसिंथेसिस की वजह से अपनी एनर्जी हासिल कर रहे हैं, इन स्पीशीज़ के ज़्यादातर हिस्से। अब अगर धूप ही नहीं है 400 मीटर के नीचे, सनलाइट ही नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। प्लैंक्टन्स में भी एक फैमिली ऐसी है जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जिंदा रहती है, अपनी एनर्जी हासिल करती है, जबकि दूसरी फैमिली फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं रखती। तो ये जो फैमिली है जो कि जानवरों की तरह बिहेव करती है, जिसे फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, ये फोटोप्लैंक्टन्स यानी वो प्लैंक्टन्स जिनको रोशनी की ज़रूरत है उनको खाती है और ज़िंदा रहती है। ये सारा का सारा फूड तो 400 मीटर के ऊपर है, जबकि हम जिन जानवरों की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा डीप सी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके पास फूड कैसे पहुँचता है। मैं आपको बता दूं कि गहरे समंदर में हर वक्त खाने की बरसात हो रही होती है, इसे स्नो फूड कहा जाता है, और इसकी बारिश हो रही होती है।
ये फूड किस किस्म का होता है? इसमें डेड प्लैंक्टन्स होते हैं जो मर जाते हैं, वो सतह समंदर के नीचे आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करते हैं, नीचे जाते हैं। इसी तरीके से जो जानवर, सी लाइफ के जो जानवर मर जाते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के समंदर के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है खुराक के तौर पर। और फिर जो जानवर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो भी सतह समंदर के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और उसको भी खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि इस बारिश पर, इस खाने की बारिश पर ही टोटल मुनहसर करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और वो है वैम्पायर स्क्विड। वैम्पायर स्क्विड खुद बहुत कम शिकार करता है, लेकिन वो मैरीन स्नो फूड, इस पर बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। वो जानवर जो मैरीन स्नो फूड पर अपनी ज़िंदगी का दारोमदार नहीं रखते, उनके लिए ज़रूरी है कि वो शिकार करें। तो अब कुछ तो जानवर ऐसे हैं जो आराम से बैठे होते हैं और उनको हर जगह से फूड मिल रहा होता है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको शिकार करना पड़ता है या शिकार होना पड़ता है। तो अगर आपने समंदर के निचले हिस्से में रहना है तो आपको दूसरों का शिकार करना होगा और अपने आप को शिकार होने से बचाना होगा। ये वो जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जानवर इवॉल्व करना शुरू कर देते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। पहली मर्तबा हमने जायंट स्क्विड को देखा 2004 में, जब 1000 मीटर के नीचे उसकी तस्वीर ली गई। मैं आपको यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर से हमें अंदाज़ा हुआ कि स्क्विड, ऑक्टोपस कितने बड़े हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि जायंट स्क्विड 13 मीटर बड़ा लंबा हो सकता है। 13 मीटर एवरेज इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 0.6 मीटर, यानी 1 मीटर से भी कम होता है। लेकिन अगर आप इस इलाके में जाएं तो यहाँ पर आपको 13 मीटर लंबा जायंट स्क्विड मिलेगा, जो कि एक बच्चों की स्कूल बस के बराबर होता है। लेकिन सिर्फ हम जायंट स्क्विड की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि इससे भी बड़ा एक स्क्विड हमें यहाँ पर नजर आता है जिसे क्लोसल स्क्विड कहा जाता है। जायंट स्क्विड जहां पर 275 किलोग्राम वजन रखता है, वहां पर क्लोसल स्क्विड 700 किलोग्राम वजन रखता है, यानी तकरीबन डबल से भी ज्यादा है। मैं आपको यहां पर क्लोसल स्क्विड की भी तस्वीर दिखा रहा हूं, जो कि लेंथ में तो कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ज्यादा बल्की होने की वजह से इसका वजन बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि इस इलाके के जानवर बड़े बड़े होते हैं? और उसकी वजह यह है कि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम एनर्जी हासिल करते हैं खाने से। मैं आपको एक लॉ की तरफ लेकर चलता हूं, साइंटिफिक लॉ की तरफ लेकर चलता हूं, जिसे क्लेबर्स लॉ कहते हैं। क्लेबर्स लॉ हमें एक रिलेशनशिप देता है आपका मेटाबॉलिक जो रेट है और आपका बॉडी साइज का। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करता हूं कि अगर एक फर्ज कीजिए एक चूहा एक रोटी खाता है अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और उससे 100 गुना बड़ा एक जानवर घोड़ा ले लीजिए, उसे अगर जिंदा रहना है तो वो 100 गुना बड़ा है, तो क्या वो 100 रोटियां खाएगा? उसकी एनर्जी की जरूरियात इतनी होंगी। हम नीले रंग की लाइन को देखें तो वो हमें लीनियर फंक्शन दे रही है। इसका मतलब यह है कि जितना बड़ा कोई जानवर होगा उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और इनडायरेक्टली वो उतनी ज़्यादा खुराक लेगा। लेकिन हकीकतन ऐसा होता नहीं है, बल्कि जो जो जानवरों का साइज बढ़ता है उनका मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि घोड़े को, जो कि साइज में 100 गुना ज़्यादा है, उससे 100 रोटियां नहीं चाहिए अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, बल्कि उसको उससे बहुत कम रोटियां चाहिए। यही चीज़ हमें स्क्विड में नज़र आती है। अगर आप स्क्विड की बात करें तो स्क्विड का बॉडी मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बॉडी मास के ज़्यादा होने की वजह से उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा नहीं है, बल्कि उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है। और अगर उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत बहुत कम होती है ज़िंदा रहने के लिए। एक स्क्विड 45 कैलोरीज पर डे बर्न करता है। इसका मतलब यह है, ये एक रिसर्च की गई, एक स्टडी की गई, इसका मतलब यह है कि उसे 0.03 kg खाना चाहिए एक दिन में। 0.03 kg। आप इससे बहुत ज़्यादा खाते हैं अपना मेटाबॉलिक रेट को अपडेट रखने के लिए, उसे बहुत कम चाहिए। तो स्क्विड की बात ही अगर की जाए तो उसे एक मछली मिल जाए, जिस तरीके से टूथ फिश है, 5 kg की मछली मिल गई, वो 5
केजी की मछली को खाकर 200 दिन तक जिंदा रह सकता है और उसे कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ना उसको भागने की ज़रूरत है, ना उसको हंटिंग करने की ज़रूरत है। उसने हाँ अपने आप को दूसरों से बचाना है, लेकिन इंसान की ज़्यादातर दौड़ तो उसके रिस्क की वजह से लगी हुई है। लेकिन इस स्क्विड को बहुत ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपना शिकार कर लिया और अब अगले 200 दिनों तक वो आराम से बैठ सकता है और इंतज़ार कर सकता है। उसका शिकार खुद ब खुद उसके पास आएगा और फिर वो उसे हंट कर लेगा और उसके बाद फिर आराम से बैठ जाएगा और इंतज़ार करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस स्क्विड में कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से इवॉल्व की हैं, मसलन इसकी आँखें। क्योंकि ये ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पर रोशनी नहीं है, तो इसकी जो आँखें हैं वो दुनिया में किसी भी जानवर से बड़ी आँखें हैं। 30 सेंटीमीटर चौड़ी आँख है इस स्क्विड की, जो कि उसको मदद देती है हंटिंग के लिए नहीं, बचने के लिए। क्योंकि हंटिंग उसके लिए बहुत आसान है, उसे बहुत टाइम के बाद एक मरतबा हंट करना पड़ता है, लेकिन उसे हर वक्त दूसरे जानवरों से बचना पड़ता है, और स्पेशली स्पर्म वेल से, जो कि बहुत शौक से उसका शिकार करती है। एक और थ्योरी के मुताबिक जब टेम्परेचर कम होते हैं तो बॉडी साइज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम इस चीज़ को एंडोथर्म्स में तो स्टडी कर चुके हैं, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स में तो हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है परिंदों के साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, ताकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। लेकिन जब हम स्क्विड्स की बात करते हैं तो ये एंडोथर्म्स नहीं है, बल्कि इन्हें जिंदा रहने के लिए, ये एक्टोथर्म्स हैं, इन्हें जिंदा रहने के लिए बाहर का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, यानी वो इनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो जो टेम्परेचर बड़ा होने से साइज छोटा होना और टेम्परेचर के छोटे होने से साइज बड़ा होना, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए तो काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन जब हम एक्टोथर्म्स की बात करते हैं, वो जानवर जो कि अपना टेम्परेचर इंटरनली मेंटेन नहीं करते, उनके लिए ये कंट्रोवर्शियल एरिया है साइंस का। इस पर अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, इसलिए ये कहना कि ये सिर्फ इस वजह से इनका साइज बड़ा होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम है, अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम शवाहिद को देखें तो हमें पता चलता है कि जब हम पोलर रीजन में जाते हैं तो वहाँ पर भी चीज़ों के साइज, स्पीशीज के साइज, ऑर्गेनिजम्स के साइज बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्पंजेस ही दिखा रहा हूँ। अगर आप पोलर रीजन में जाएं तो स्पंजेस के, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होते हैं, साइज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को भी देखें तो वो भी पोलर रीजन में आपको बड़े बड़े साइज के नजर आएंगे। लेकिन स्टिल मैं आपको ये बताता चलूँ कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में तो इस हाइपोथेसिस को बहुत ज़्यादा तकवीत मिली है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, एक्टोथर्म्स में फ़िलहाल हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि सिर्फ टेम्परेचर के कम होने से इनके साइज़ बढ़ गए हैं, बल्कि क्लेबर्स लॉ भी है और उसके साथ हो सकता है कि हमें मुस्तकबिल में और शवाहिद भी मिलें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।